हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जीएस के। दोस्तों, पिछले जो मैंने 2 पेपर डाले हैं वो 2 मॉडल पेपर पहले डाल चुका हूं और ये तीसरा मॉडल पेपर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है और यह जो लिपि है दोस्तों, यह है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इस विधि को बोस्ट्रोफेदन विधि बोलते हैं। और दोस्तों, इसमें 64 मूल चिन्ह है और 100 अक्षर है लगभग इसमें। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लिपि जो थी दोस्तों, वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें चित्रों के माध्यम से किसी बात को कहा गया है, लेकिन ये अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10। कितनी संख्या है दोस्तों? 10। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें सूर्य देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद का जो दोस्तों 9वां मंडल है वह देवता सोम का उल्लेख करता है और ऋग्वेद के ही 7वें मंडल में एक दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, दशराग्य युद्ध का उल्लेख है जो सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था और इसमें सुदास विजयी हुआ था। इसके अलावा जो दोस्तों ऋग्वेद का 10वां मंडल है सबसे लास्ट में जोड़ा गया है और इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो अवधारणा है दोस्तों वो इसी मंडल से आई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था 468 बीसी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे। दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये भी आप याद रखेंगे, प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार के पूछ लेता है। इनकी माता का नाम दोस्तों त्रिशला था। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था और जो इनकी माता जी थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये भी आप याद रखेंगे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और दोस्तों, यह जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, अन्नोजा प्रियदर्शना। ठीक है, अन्नोजा प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली, ये भी याद रखेंगे, जमाली इनके दामाद थे और दोस्तों यही इनके पहले शिष्य भी बने। ठीक है, इन्होंने जो अपना दोस्तों पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। बिहार में पड़ता है दोस्तों राजगृह। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था, ये भी आपको याद रखना है। और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 42 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था महावीर स्वामी के बारे में कुछ सामान्य सा परिचय। अगला प्रश्न देखेंगे हम, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दोस्तों, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी पुरपाल कहलाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नाम आता है घटोत्कच गुप्त का। दोस्तों, इन दोनों शासकों का नाम तो मिलता है लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में इनका वर्णन हमको कहीं नहीं मिलता। जो स्वतंत्र शासक के रूप में हमको पहला नाम मिलता है वो मिलता है चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन दोनों ने दोस्तों सिर्फ महाराज की उपाधि ली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, 1483 को फरगना में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, बाबर के द्वारा 4 लड़े गए युद्ध में पीछे बता चुका हूं आपको। इसके अलावा दोस्तों बाबर के पुत्र था हुमायूं, है ना। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन जो रद्द किया गया था वो किया गया था 1911 में, दिल्ली दरबार के दौरान। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, और दोस्तों इसी में जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता, उसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी हुई थी। लेकिन जो राजधानी ट्रांसफर हुई है दोस्तों वो 1912 में हुई है। अगर घोषणा पूछेगा तो वो 1911 को हुई थी। 1913 में दोस्तों मैं बता चुका हूं गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहा था? सैन फ्रांसिस्को में था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के प्रयासों से।
1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, ये भी आप याद रखेंगे, स्वराज पार्टी। ठीक है। और 1951 में दोस्तों देश में पहले आम चुनाव हुए थे, ये भी आप याद रखेंगे। और 1951 में ही जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इसके ऑप्शनल, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगर दोस्तों पूछेगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और इन्होंने जो अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, वो 1925 में की है, कानपुर में। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? गृह शासन। तो दोस्तों भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनकी एक किताब भी दोस्तों न्यू इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। न्यू इंडिया किसकी किताब है? एनी बेसेंट की। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों यह प्रकाशित करते थे यंग इंडिया महात्मा गांधी। इसके अलावा इनकी और भी पुस्तक है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के बाद गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो दोस्तों इसमें से 3 राजस्थान के मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि एक मरुस्थलीय जिला नहीं है। वो 3 जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। कोटा जो है दोस्तों वो मरुस्थलीय जिला राजस्थान का नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? दोस्तों सबरीमाला का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, और यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों केरल के तट को हम किसके नाम से जानते हैं? मालाबार के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। केरल का प्राचीन नाम दोस्तों चेर है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट सबसे ज्यादा क्या होती है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं पूरे वर्ष लगातार, तो इसके आसपास की जो जलवायु रहती है दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो दोस्तों राजस्थान में सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और दोस्तों ये जो सतलज नदी है, ये चारों, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब, ये चारों नदियां दोस्तों सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं, और सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? अनाईमुड़ी। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है महेंद्रगिरी, ओडिशा में है ये। ठीक है। पश्चिमी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी ही है, पश्चिमी घाट की और दक्षिण भारत की दोनों की। ये दोदा बेट्टा लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में, और यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेट्टा, ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ये मुआ शिखर नहीं है, गुरु शिखर है, और जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो दोस्तों यह संभालता है नाबार्ड। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन संभालता है दोस्तों? नाबार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीआरआर क्या है? दोस्तों सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। प्रत्येक बैंक को अपनी
डेली की जो आय होती है दोस्तों, उसका एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, इसी को सीआरआर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो भारत में दोस्तों जो कमर्शियल टैक्स होता है वो कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रतीक चिन्ह रुपये को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों यह डिजाइन किया गया था डी उदय कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है अप्रैल 1969 से मार्च 1974। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर पूछता है तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, यह भी आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें निकालने की पावर दी गई है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों यह माना गया है अनुच्छेद 21A। और दोस्तों इसे संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों यह 2009 में आया था एक्ट, ठीक है, लेकिन ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। ये भी आप याद रखेंगे, लागू कब से हुआ है? 2010 से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों ही विधियां जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका जो हमको दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह अनुच्छेद है 56। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 56 अनुच्छेद है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है जो कि किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में किसी एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का माना जाता है। और यदि उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ले आए किसी एक व्यक्ति के खिलाफ तो वह पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ माना जाता है और सबको इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों यह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तापमान का केल्विन होता है, सही है। ऊर्जा का अर्ग होता है या जूल बोलते हैं, दोस्तों दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों इसमें कॉन्सेंट्रेशन HCl और कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक अम्ल यानी कि दोनों का जो अनुपात रहता है वह अनुपात रहता है 3:1 का। ठीक है दोस्तों, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। कभी कभी इनके रासायनिक नाम पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बल का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये दोस्तों बल का मात्रक है। ठीक है, और यह या ये दोनों एक ही बात है दोस्तों, या ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और यह दोस्तों CGS पद्धति में होते हैं मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में। इसके अलावा जो दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन है वो दोस्तों SI पद्धति में होता है। ठीक है, और वाट जो है दोस्तों वह किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है।
यानी कि पावर का मात्रक है हमारा कौन सा, वाट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये बल का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों यह चुना गए थे शहबाज शरीफ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किसके स्थान पर आए थे? तो दोस्तों यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्थान पर बने थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 14 अप्रैल। इसके अलावा दोस्तों 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में। 25 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों उस एल्बम का नाम है ए कलरफुल वर्ल्ड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन से देश ने G20 लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी की है? तो दोस्तों यह की है भारत ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ की है? दिल्ली में की है। और स्थान कौन सा है? तो वह है भारत मंडपम, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों मिल्खा सिंह का संबंध है वो किससे? एथलेटिक्स से। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? तो दोस्तों इसमें स्वचालित दरवाजे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डोर्स इसमें लगे हुए हैं, यही इसकी प्रमुख सुरक्षा और सुविधा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन भी यूपी में हुआ है, और वो कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस ठीक है डिस्ट्रिक्ट में है वो? तो वो है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ है। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है। और इसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33% आरक्षण है। और इस बिल का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों जो कानून मंत्री हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2030 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? दोस्तों ऑफिशियल थीम क्या है? तो वह है दिल जश्न बोले। म्यूजिक दिया है दोस्तों प्रीतम ने, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों वो कौन है? शाहरुख खान है। ये भी आपको याद रखना है। आयोजन दोस्तों कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है ना। और दोस्तों कौन से नंबर का है? तो यह 13वें नंबर का विश्व कप है भारत में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों यह कर दिया गया है संविधान सदन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों संसद के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 79। 80 में दोस्तों राज्यसभा दिया गया है और 81 में लोकसभा। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो दोस्तों सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम सार्क के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो होती है वो 1985 में होती है।
ये भी आपको याद रखना है। 1985 में स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल में की राजधानी है। ठीक है। और दोस्तों फिर बात करते हैं सदस्य की, तो सदस्य इसके हैं 8। अब सदस्य दोस्तों कौन कौन से? तो अफगानिस्तान है, ठीक है, मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है और नेपाल है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक भी है, AMBBS पिन। ठीक है, अब इसमें चीन का नाम कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रियाल अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं किसकी मुद्रा है, तो यह है सऊदी अरब की। रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की। और दिरहम दोस्तों किसकी है? संयुक्त अरब अमीरात की है दिरहम। रुपया दोस्तों भारत की है, पाकिस्तान की है, नेपाल की है। ठीक है, इन सब की क्या है? रुपया मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल, ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर दोस्तों बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, और 4 मार्च, तो दोस्तों 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ब्रिक्स है क्या? तो दोस्तों यह 5 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2006 में होती है और इसके जो पहले अक्षर हैं कि हर देश के नाम के पहले अक्षर इसमें लगे हुए हैं। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में जुड़ा था, ये भी आपको याद रखेंगे। 2010 में यह इसमें शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुधवा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों खेल गोपाल या कली गोपाल, तो ये तो दोस्तों असम का है। ठीक है, कहाँ का है? असम का। मटकी दोस्तों मध्य प्रदेश का है। ठीक है, फाग दोस्तों हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। अब बचा क्या दोस्तों हमारा? नौटंकी। तो नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है? ठीक है, तो दोस्तों DRDO का मुख्य कार्य है रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में काम करना। इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में होती है। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों IGMDP की स्थापना होती है और 5 मिसाइलें बनाई जाती हैं, और इन मिसाइलों को याद करने की ट्रिक है पटना। ठीक है, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ये 5 मिसाइलों के नाम याद रखने हैं दोस्तों, पटना। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों किसको मिला है? तो सबसे पहले ये मिला है जी शंकर कुरूप को। ठीक है, और दोस्तों किस भाषा के लिए मिला है? तो वह भाषा थी मलयालम। इसके अलावा दोस्तों पहली महिला कौन है? तो पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, जिन्होंने साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों ये, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है घुड़खर अभयारण्य। जंगली गधों के लिए दोस्तों ये फेमस है, और इसकी दोस्तों जो लोकेशन है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरात में है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था भारत में? ठीक है, तो ये आया था दोस्तों 1972 में, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के UPSSC पैट से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप इसको केवल पैट के लिए ही नहीं अन्य एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं।
हो सकता है किसी अन्य एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।